हे गाइस, वेलकम टू द निर्वाणा एकेडमी। और हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी की नई सीरीज़, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया हुआ था। और अगर आप लोगों ने इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी वीडियो देख रहा है, तो पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। हम ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। पूरा लक्ष्मीकांत प्लस और भी जो फैक्ट्स हैं वो सब हम इसमें ऐड करेंगे। और भी कोई अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, आर्टिकल होता है, उससे कोई जुड़ी हुई बातें होती हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और हाँ, शेयर भी करते रहिए, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में मेहनत लगती है। अगर मेरे को पता तभी चलेगा कि आप लोगों को चीज़ पसंद आ रही है, कि अगर आप उसको शेयर और लाइक करेंगे, तभी हम इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू भी कर पाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2-3 क्वेश्चन इससे लगभग आ जाते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो CAPF का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का, UPSC का। तो ये पूरी टाइमलाइन है कि जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट की बनाई गई थी, उसके बाद ड्राफ्टिंग पीरियड 2 साल 11 महीने 18 दिन का है। तो आप ये पॉइंट सबसे पहले नोट कर लीजिए कि लगभग 3 साल के आसपास, और टू बी मोर एग्जैक्ट 2 years 11 months and 18 days ये टाइम पीरियड था। और लगभग 2000 अमेंडमेंट किए गए थे। पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल होने से पहले ही लगभग 2000 अमेंडमेंट करे गए थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि हर एक लॉ जो उस समय बना था, उसमें कितने लोगों को दिक्कत रही होगी। जब सब लोग एक ग्रुप बैठता है तो किसी ना किसी चीज़ पे सहमति नहीं होती है। तो फाइनली 2000 अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ें बंद हुई थी। दिसंबर 9 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। उसके जो हेड होते हैं राजेंद्र प्रसाद होते हैं, और वहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है। तो हमें पूरी चीज़ अभी देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1934 में MN रॉय थे, जिन्होंने आइडिया रखा कि इंडिया की खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो अब आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि MN रॉय थे जिन्होंने सबसे पहली बार इस चीज़ के बारे में बात करी, और ये उनकी फ़ोटो है। MN रॉय थे, वो थोड़ा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, कम्युनिस्ट थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट नहीं थे। और उसके बाद इसी आइडिया को आगे कौन फॉरवर्ड करता है, 1938 में जाकर के जवाहरलाल नेहरू इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहार पे जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, इंडिया का खुद का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से इलेक्ट होनी चाहिए। उसमें जितने भी मेंबर होने चाहिए वो एडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से इलेक्टेड होनी चाहिए। तो आप ये पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि पहले MN रॉय ने बात करी, उसके बाद जाके बात करी जवाहरलाल नेहरू ने। हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो जो जब याली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी गई, तो ये जो पूरी बात थी, ये ब्रिटिशर्स को भी पता चली कि इंडिया ऐसा सोच रहा है। और ब्रिटिश किसी भी पोजीशन में नहीं था कि इंडिया पे ज़्यादा दिन तक वो रूल कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे यूरोप में World War II स्टार्ट हो गया था, और इंडिया उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ब्रिटिश को पहले इंडिया के सपोर्ट की ज़रूरत थी। इंडिया तभी सपोर्ट कर सकता था अगर महात्मा गांधी इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बोलते, और महात्मा गांधी हमेशा ही वॉर के अगेंस्ट में थे। तो ब्रिटिश इस पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं था कि इंडिया में वो रूल कंटिन्यू कर सकता था। तो ब्रिटिश ने जो इस डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 1940 में एक्सेप्ट करी। स्टैनफोर्ड क्रिप्स वहाँ से आए ब्रिटेन से, और ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पे उन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया। अब जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ब्रिटेन के। ब्रिटेन में जो वहाँ का संसद है, या वो जो वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो जो क्रिस्प का जो प्रपोजल था, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उसको मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। मुस्लिम लीग चाहता था कि इंडिया के 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, दोनों की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, पर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने इस चीज़ को मना कर दिया। और इसी चीज़ को हम क्रिप्स मिशन के करके भी जानते हैं। आपने सुना होगा, क्वेश्चन देखे होंगे कि क्रिप्स मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है, जो क्रिप्स ने मना कर दिया था कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होंगी। तो जो कैबिनेट मिशन उसके बाद प्लान था, जो इंडिया भेजा गया था, और उसने जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, वो उन्होंने मना कर दिया था। तो आगे देखते हैं, जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसने क्या किया, फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हामी भरी कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की होनी चाहिए, पहली चीज़। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसमें 389 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 296 इस स्टेट्स की सीट्स थी, और 93 प्रिंसली स्टेट्स की। अब जो 296 सीट्स थी, यहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत थी, ये वो राज्य थे। और 93 सीट्स वो थी जहाँ पे ब्रिटिश का शासन नहीं था, जहाँ पे राजा महाराजा लोगों का रूल चलता था। और जितने भी प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया,
और मीटिंग करने के लिए बात हुई और ये बताया गया कि जो भी सीट्स एलोकेट हुई है वो रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के बिहाफ पे हुई है। किसी क्षेत्र की ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे ज़्यादा सीट दी गई है, किसी एरिया की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे कम पॉपुलेशन दी गई, इस बिहाफ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू, इसमें किन किन को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया? मुस्लिम की आबादी के हिसाब से कुछ रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम के को दिया गया, कुछ रिप्रेजेंटेशन सिख्स को दिया गया और जनरल को दिया गया। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये पॉपुलेशन के बिहाफ पे है। अगर मुस्लिम कम होंगे तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी कम होंगे, और जनरल अगर ज़्यादा होंगे तो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी जनरल ज़्यादा ही होंगे। जनरल यहाँ पे ये कहने का मतलब है सारे के सारे इंडियन, इंडियन में भी वो हिंदू, सारे के सारे हिंदू जो खुद को सिख और मुस्लिम नहीं मानते हैं, वो जनरल के पार्ट में आएंगे। तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड। हाँ, इस जनरल में आप ये बात याद रखिएगा, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस ये सब नहीं आएंगे, ये बात याद रखिएगा। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो सिर्फ 3 रिप्रेजेंटेशन में इस चीज़ को डिवाइड किया गया था, मुस्लिम में, सिख्स में और जनरल में। और जो रिप्रेजेंटेटिव थे सारी कम्युनिटी के, वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे? वो इलेक्ट किए जाएंगे वहाँ के मेंबर्स के द्वारा। जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे सिर्फ वही उनको इलेक्ट करेंगे। मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट करेगा, तभी मुस्लिम से कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा, हिंदू मुस्लिम के लिए वोट नहीं करेगा। ये चीज़ मानी गई थी मुस्लिम लीग से मिलने के बाद, ये सब चीज़ें डिसाइड हुई थी। तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डिसाइड किया गया था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। अब ये क्या चीज़ होती है? ये चीज़ों को इलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने सुना होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, या आपने एक बात सुनी होगी कि जो सबसे पहले 50% के ऊपर ले आया वो जीत गया। और लेकिन हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो इस तरीके से इलेक्ट नहीं होते। तो अगर जो आप देखेंगे भारत का जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। तो ये बात देखिए, तो जैसे अभी इंडिया के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं जिस तरीके से, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने गए थे। डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी, ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी। लोगों ने डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं किया था। तो रिप्रेजेंट, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके लिए कौन आएगा, नॉमिनेट करेगा? जो भी राजा ने नॉमिनेट कर दिया वो जा कर के उस स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं था, प्रिंसली स्टेट्स में कोई इलेक्शन नहीं था, ये बात याद रखिएगा। और बाकी जगहों पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी पार्शियली इलेक्टेड थी। जो लोगों ने इलेक्ट की थी वो पार्शियली नॉमिनेटेड थी, जो कहाँ से आई थी? प्रिंसली स्टेट से। और हम आगे की अब बात देखेंगे, तो जो जो असेंबली थी किन किन से मिलके बनी थी, वो उसमें असेंबली में कौन कौन सी सोसाइटी? हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख्स थे, पारसी थे, एंग्लो इंडियंस थे। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनमें के एक पेरेंट इंडियन होते हैं और दूसरे पेरेंट यूरोपियन होते हैं, ये बात याद रखिएगा, यूरोपियन। और इंडियन क्रिश्चियंस थे जो कन्वर्टेड थे, SC ST थे, और वुमेंस भी थी। तो इस वाली जो आपकी ये सोसाइटी असेंबली बनी थी, इसमें सोसाइटी का हर एक बंदा पार्टिसिपेट कर रहा था, हर एक का रिप्रेजेंटेशन था। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं। और एक बात जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है कि महात्मा गांधी कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे कि नहीं थे। तो आप लोगों को लगेगा कि महात्मा गांधी थोड़ा समय इन्वॉल्व रहते थे, वो जरूर होंगे, पर महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। महात्मा गांधी बिजी थे लोगों से सेवा करने में, और वो कभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे डिसीजन मेकिंग में। आगे चलते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो क्वेश्चन ये उठा कि सबसे पहले किसको बनाया जाए। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, मेंबर थे जो उस समय, उनको बनाया गया। ये उनकी फ़ोटो है। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बूढ़े व्यक्ति थे उस असेंबली में, जितने भी लोग इलेक्ट हुए थे। तो ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो सबसे बूढ़ा होता है सबसे पहली बार उसी को ही बना दो, फिर आपके इलेक्शन होंगे, फिर जो इलेक्ट होगा फाइनल वही बनेगा। तो टेम्परेरी तौर पे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में कौन जीता है? इलेक्शन में जीते राजेंद्र प्रसाद। और तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं SC मुखर्जी, आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। और दूसरी फ़ोटो VT कृष्णामाचारी, ये लॉयर भी थे, बहुत नोन पर्सनालिटीज़ हैं ये सब। तो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं SC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी, और प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। उस रेजोल्यूशन का नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसी की बिहाफ पे आगे जा कर के भारत का
संविधान की संरचना बनती है। प्रियम्बल भी इसी के बिहाफ पे बना है। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू पास करते हैं उसमें जितने भी लॉज और रूल्स होते हैं उसको संक्षेप में, उसको समराइज्ड वे में हमारे प्रियम्बल में रखा गया। तो प्रियम्बल का जो मेन सोर्स था वो कहाँ से आया था? वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को पास किया था। इसी के बिहाफ पे हमारा आगे जाकर प्रियम्बल बनता है। और जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसको बिना किसी दिक्कत के आप देख सकते हैं कि द रिजोल्यूशन वॉज अनएनिमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को बिना किसी रोक टोक के इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो एक और बात इंपॉर्टेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी इंडिया में दो रोल प्ले करती थी। एक रोल प्ले करती थी जिसमें वो लॉ बनाती थी, लॉ मेकिंग असेंबली थी, जिसमें कोई लॉ कैसा है बनना है क्या है। दूसरा चीज़ होता था कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए भारत का। तो असेंबली के दो काम थे। आज भी संसद का वही चीज़ आप देख सकते हैं। आज हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस होते हैं तो वो भी किया जाता है और कोई नया लॉ होता है तो वो भी बनाया जाता है। तो उस समय भी ये सेम तरीका अपनाया गया और ये ब्रिटिश का तरीका है। ब्रिटिशर्स पहले से इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ये देखिएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करने के या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के इरादे से मिलती थी तो उस समय कौन उसको हेड करता था? उस समय उसको हेड करते थे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव या कोई रूल बनाने के लिए मिलती थी उस समय उसको कौन हेड करते थे? उस समय उसको हेड करते थे जीवी मावलंकर। ये दो पॉइंट है, बहुत याद रखिएगा। जब एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मिलती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देन इट इज़ हेडेड बाई जीवी मावलंकर, वाइल when they meet as constitution makers or when they meet to frame constitution of free India, that assembly was headed by राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप दो डिफरेंट पॉइंट है, आप इनको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जीवी मावलंकर भी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और राजेंद्र प्रसाद भी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद तब प्रेसिडेंट थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी। और लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉर्मल डेली के लॉ और कैसे देश चलाना है उसलिए मिलती थी तो लेजिस्लेटिव बॉडी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जीवी मावलंकर। और ये दोनों फंक्शन पैरेलल में चलते रहे कब तक? नवंबर 26 1949 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला वो काम ख़त्म होता है और इसी तारीख को 26 नवंबर 1949 को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करते हैं। तो हम आगे चलते हैं इस पॉइंट पे। तो जो फंक्शन ऑफ असेंबली के क्या क्या फंक्शन थे? तो असेंबली ने क्या किया, 22 जुलाई 1947 को भारत का जो तिरंगा है नेशनल फ्लैग उसको अडॉप्ट किया कि इंडिया का नेशनल फ्लैग होगा। इसी असेंबली ने इंडिया की जो मेंबरशिप थी कॉमनवेल्थ में उसको भी ओके किया कि ठीक है इंडिया आगे चल के कॉमनवेल्थ का मेंबर बना रहेगा। तीसरी चीज़ इसने क्या करी, इसने एक अडॉप्ट किया नेशनल एंथम जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उनकी ही एक संरचना का पार्ट है जनगण मन। तो 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन बनेगा और उसी दिन भारत का राष्ट्रीय गीत भी चुना गया 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो इलेक्टेड दैट डे। और जो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात याद रखिएगा। ऑन 24 जनवरी 1950 जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत के पास कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था। उस समय जो गवर्नर जनरल था, जो समय भारत का जो वाइसरॉय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसी ने ही कंटिन्यू किया था भारत के लिए। लेकिन जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद वो 24 जनवरी 1950 में इलेक्ट हुए थे। तो ये पॉइंट भी आपके लिए नोट करने के लिए बात है। और 24 जनवरी 1950 को ही भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो आखिरी बार मिली थी, उसकी आखिरी बैठक थी। और इसी के 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुल पावर में आ जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी उस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे कौन? भीमराव अंबेडकर। सब लोग आप जानते हैं, आपने देखा ही होगा इनको। ये उसके चेयरमैन थे। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सेकंड मेंबर थे उनका नाम था एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये उनकी फ़ोटो है। तीसरे जो हेड थे इनके तीसरे जो मेंबर थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के उनका नाम था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जैक्टली पूछे जाते हैं CFPF में। 2018 में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। और जो KM मुंशी थे वो भी इस ड्राफ्टिंग कमेटी के पार्ट थे।
सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी पार्ट थे, और एन माधव राव, जो आप इनकी फ़ोटो देख रहे हैं, एन माधव राव, ये भी पार्ट थे, लेकिन ये बाद में पार्ट बने हैं जब BL मिटर की डेथ हो गई। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, उनकी तबीयत ख़राब थी और कुछ दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो छठे मेंबर के रूप में ये एन माधव राव को लिया गया, और जो सातवें मेंबर थे वो थे TT कृष्णामाचारी। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? DP खैतान को, जो कि काम करते करते 1948 में उनकी मौत हो गई थी। तो ये 7 इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये ज़रूर होगा, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में औरतों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं, गलत है। औरतों ने भी अपने सजेशंस दिए हैं, 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट उस समय की औरतें भी थीं। सरोजनी नायडू थी, और भी थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित। उन सब ने भी सजेशंस दिए हैं, लेकिन वो ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर नहीं थी, लेकिन उनका जो पार्टिसिपेशन था वो पूरा था। तो जब 26 नवंबर 1949 को जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया, ये बात याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जब हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया, तो उसी दिन से कुछ लॉज थे जो अपने आप एक्शन में आ गए। ये वो सारे लॉज हैं। आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जैक्टली क्वेश्चन इस पे आता है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को आए पावर में? वो थे सिटीजनशिप से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, प्रेसिडेंट की ओथ से रिलेटेड आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 324 है उससे रिलेटेड, और बाकी और भी आर्टिकल्स थे जो आगे जा कर के जिनको हटा दिया गया। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब पावर में आता है? पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पावर में आता है कब? 26 जनवरी 1949 को, जब से हम लोग रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये पूरी थी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की को एक संरचना। और जो आपको एक और भी बात बता देते हैं कि जो रिमेनिंग प्रोविजन से मैंने बताया 26 जनवरी 1950 से आए। 26 जनवरी 1950 ही क्यों? 26 जनवरी 1950 बहुत स्पेशल डेट थी 26 जनवरी हमारे लिए, क्योंकि 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज मिशन था जो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। कांग्रेस की एक सेशन चल रहा था लाहौर में, उस दिन उन्होंने बोला कि भारत पूर्ण स्वराज लेके रहेगा, भारत डोमिनियन स्टेट नहीं बनेगा ऑस्ट्रेलिया की तरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया अभी भी डोमिनियन स्टेट है। लेकिन भारत ने बोला भारत पूरी तरीके से ब्रिटिश की जितनी भी गंदगी फैला के गए सब कुछ हटा करके एक नए सवेरे की तरह भारत उगेगा। तो इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे, यानी कि रिपब्लिक डे। उस दिन पूर्ण स्वराज था, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आता है। और एक और भी काउंसिल हुआ करती थी, अब प्रिवी काउंसिल थी जो जिसका ज्यूरिसडिक्शन कुछ चीज़ों पे अलग से था, उसको उसके लिए भी लॉ बना कि उसको एबॉलिश करना है। थोड़े दिन तक जबकि चलती रही है, 26 जनवरी 1950 तक ये चलती रही उसके बावजूद भी, लेकिन धीरे धीरे जो प्राइवी काउंसिल था इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। सिर्फ एक ही लॉ था देश का, वो था कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और एलिफेंट जो हाथी है इसका सिंबल चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कि हाथी इसका सिंबल रहेगा। और जो BN राव थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BN राव जो कि एक सिविल सर्वेंट थे और उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट भी किया है UN सिक्योरिटी काउंसिल में 1950 से 52 के बीच में। ये सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड दिक्कत होती थी तो ये असेंबली को गाइड करते थे कि इस पर्टिकुलर लॉ का ये मतलब है, इस पर्टिकुलर फ्रेम का ये मतलब है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने कैलीग्राफ किया था? कैलीग्राफ करने का मतलब होता है, इस कैलीग्राफ करने का मतलब होता है किसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। तो इंग्लिश में जो लिखा था उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख भी रहे हैं वो, उन्होंने अपने हाथों से इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को डेकोरेट किसने किया था? इस संविधान को डेकोरेट किया था राम मनोहर सिन्हा ने। ये आप देख सकते हैं, उनकी फ़ोटो है राम मनोहर सिन्हा की। और हिंदी में किसने लिखा था? हिंदी में इस कॉन्स्टिट्यूशन 2 भाषा में लिखा गया था, जिनको नहीं पता होगा मैं बता दूं, इंग्लिश में भी लिखा गया था, हिंदी में भी लिखा गया था। और जो हिंदी में लिखा था, उन्होंने लिखा था वो वसंत कृष्ण वैद्य ने, जिसकी फ़ोटो अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में लिखा था और उसी हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको डेकोरेट किया था नंदलाल बोस ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो अगर इस पे आपको कोई भी डाउट है तो इसमें आप मेरे को हम लोग को ज़रूर बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये लाइक तो आप करें तो करें, लेकिन शेयर भी कीजिए ताकि जो चैनल ग्रो हो पाए और हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंच पाए। बाय।
हाँ, और सेकंड चैप्टर जो है इसका वो भी कल हम लोग डाल देंगे।